हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसके अंतर्गत जो पार्ट 2 दिया गया है बचत तथा निवेश, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा भाग है। इसके पहले के वीडियो में हमने बचत तथा निवेश क्या है, इसका परिचय क्या है, बचत का अर्थ क्या होता है, बचत की आवश्यकता क्यों होती है और बचत का महत्व और लाभ क्या है, इन सब बातों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम निवेश क्या है, निवेश के उपाय क्या हैं और विधियां कौन कौन सी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो निवेश क्या है? अपने बचत किए हुए पैसे को बढ़ाना ही निवेश होता है। निवेश उस धनराशि को कहते हैं जो विभिन्न संस्थाओं में लाभांश को ध्यान में रखकर लगाई जाती है। निवेश उस धनराशि को कहते हैं जो विभिन्न संस्थानों में लाभांश को ध्यान में रखकर लगाई जाती है। हम अपने बचत किए हुए पैसे को ऐसी जगह पर लगाना चाहते हैं जिससे हमें भविष्य में लाभ हो। बचत की गई राशि को जब बैंक या डाक खाने में निवेश में लगाया जाता है तो उसे निवेश या विनियोग कहा जाता है। तो यह था निवेश क्या है। अब देखते हैं निवेश के उपाय क्या हैं और निवेश की विधियां कौन कौन सी है। उचित रूप से धन निवेश के सिद्धांतों को समझने के बाद उन विभिन्न संस्थाओं को खोजना महत्वपूर्ण होता है जहां उपभोक्ता तथा विनियोगी अपनी बचत तथा उनके अनुसार विनियोग संचित कर सकते हैं। एक भारतीय उपभोक्ता विनियोगी के लिए बचत तथा विनियोग की निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होती है। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है? डाकघर, बैंक, यूटीआई, जीवन बीमा निगम, शेयर तथा ऋण पत्र, चिट फंड, भविष्य निधि, स्वर्ण, मकान तथा भूमि। ये सब सुविधाएं हैं जो भारतीयों के पास निवेश करने के लिए उपलब्ध होती है। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है डाकघर। डाकघर एक सरकारी संस्थान है। यह धन को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। पोस्ट ऑफिस, डाकघर को हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं। डाकघर की सुविधा बैंकों से अधिक स्थानों पर उपलब्ध है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए डाकघर अधिक सुविधाजनक होता है। जिनके घर से बैंक बहुत दूर हो उनके लिए डाकघर एक निवेश करने का अच्छा साधन होता है। डाकघर प्रायः हर आवासीय कॉलोनी में होते हैं। डाकघर में निवेश की सुविधा को बहुत सरल रखा गया है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी थोड़े से ज्ञान से अपना धन यहाँ जमा कर सकता है। डाकघर योजनाएं बैंक योजनाओं से काफी मिलती जुलती है। डाकघरों द्वारा बहुत सी योजनाएं चालू की गई है। कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई है? डाकघर बचत खाता, दूसरा है डाकघर सावधि जमा योजना, और तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट खाता, चौथा है मासिक आय योजना, पांचवा है किसान विकास पत्र, छठा है 15 वर्षीय जन भविष्य निधि, छठा है सामान्य प्रोविडेंट फंड, फिर है राष्ट्रीय बचत योजना खाता, इसके बाद आता है राष्ट्रीय बचत पत्र, और फिर आता है सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना। यह सब जो है वो डाकघर के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। जिसमें पहला है डाकघर बचत खाता। यह है क्या? तो यह बचत की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना है। इसमें कोई भी व्यक्ति
खाता खुलवा सकता है। इस खाते को कम से कम 20 रुपए जमा करके खोला जा सकता है। खाता खोलते समय साथ में एक पासबुक भी प्राप्त होता है, जिसमें समय समय पर मिलने वाला ब्याज अंकित रहता है। इस खाते पर 4% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। इस योजना में नामांकन तथा चेकबुक की भी सुविधा उपलब्ध होती है। इस योजना से प्राप्त ब्याज आयकर से पूर्णतया मुक्त होता है। तो इस तरह हम अपने पैसे को इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके बाद डाकघर के द्वारा जो दूसरी योजना चलाई गई है वह है डाकघर सावधि जमा योजना। इसे हम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट भी कहते हैं। इस योजना में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सन 1970 में प्रारंभ किया गया था। डाकघर सावधि जमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1970 में। इसमें वार्षिक रूप से ब्याज मिलता है, किंतु अर्धवार्षिक दरों पर गणना की जाती है। निवेश सीमा न्यूनतम 200 रुपए तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। परिपक्वता अधिकतम 5 वर्ष होते हैं। यह आयकर से मुक्त होती है। यह बैंक की निश्चित अवधि जमा के समान होती है। तो यह था डाकघर के द्वारा चलाई गई दूसरी योजना। अब इसके द्वारा चलाई गई तीसरी योजना है रिकरिंग डिपॉजिट खाता, 5 वर्षीय आवृत्ति जमा योजना भी इसे हम कहते हैं। इस खाते में न्यूनतम 10 रुपए तथा 5 रुपए के गुणांकों में कोई भी राशि जमा कर सकते हैं। यह खाता कोई एक व्यक्ति अथवा 2 व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से खोल सकते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के नाम इस खाते को खोल सकते हैं। इस खाते की ब्याज राशि जो है वो एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होती है। आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि का 50% धन ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को ब्याज लाभ सहित पूरी धनराशि प्राप्त हो जाती है, जो खातेदार को जीवित रहने पर योजना के परिपक्व होने पर ही प्राप्त होती है। तो यह रिकरिंग डिपॉजिट खाता के बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके बाद आता है डाकघर के द्वारा चलाई गई चौथी योजना, उसे हम मासिक आय योजना कहते हैं, मंथली इनकम स्कीम। इसके नियम केंद्रीय सरकार बचत बैंक अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1987 से लागू किए गए। इस योजना में ब्याज जमा की तारीख से महीने की समाप्ति पर जमाकर्ता को मासिक रूप से दिया जाता है। इस योजना में एकल व्यक्ति 4.5 लाख तथा संयुक्त रूप से 9 लाख तक जमा कर सकता है। यह धन 6 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। इस योजना में पहले मासिक ब्याज 13% तक मिलता था। वर्तमान समय में इस पर मिलने वाला ब्याज 8% है। पहले यह 13% तक मिलता था और आज के डेट में यह 8% है। इस योजना में ब्याज मासिक रूप से प्राप्त होता है। पहले अवधि की समाप्ति पर 10% बोनस भी मिलता था, जो अब 5% कर दिया गया है। ब्याज पर आयकर देना पड़ता है। इस योजना में ब्याज पर आयकर देना होता है। अब देखते हैं मासिक आय योजना से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। तो लाभ में पहला है, इस योजना में निवेश सुरक्षित रहता है। दूसरा है नियमित आय होती है।
यह योजना उन व्यक्तियों के लिए बहुत उत्तम है जिनकी अनियमित आय है या जो पेंशन भोगी है। इसका हानि क्या है? तो इस योजना पर ब्याज पर आयकर देना पड़ता है। इसके बाद जो डाकघर के द्वारा चलाई गई 5वीं योजना है वह है किसान विकास पत्र। इस योजना में निवेश किया गया धन 8 वर्ष 7 माह की अवधि में दोगुना हो जाता है। इस योजना में निवेश किया गया जो धन होता है, जो पैसा होता है, वह 8 वर्ष 7 माह की अवधि में दोगुना हो जाता है। निवेश की कोई सीमा नहीं होती। अब इस योजना का किसान विकास पत्र योजना जो है, इसका क्या लाभ है? तो इसमें 8% की दर से ब्याज मिलती है। फिर इसमें निवेश सुरक्षित रहता है और फिर जमा राशि पर कर की कटौती नहीं होती है। यह सब किसान विकास पत्र का लाभ है। अब इस योजना का हानि क्या है? इसमें धन की तरलता कम होती है और नियोजित धन लंबी अवधि के लिए लॉक हो जाता है। अगला जो योजना है वह है 15 वर्षीय जन भविष्य निधि। विनियोग सीमा एक वित्तीय वर्ष में 100 रुपये से 60,000 तक प्रारंभ होती है। एक बार में अथवा मासिक किस्त के रूप में जमा किया जा सकता है। यह जमा आयकर छूट की योग्यता रखती है। इसके बाद डाकघर के द्वारा जो अगली योजना चलाई गई है वह है सामान्य प्रोविडेंट फंड GPF। बचत की यह एक सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवारत कर्मचारियों के वेतन के साथ ही सामान्य प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों को पता भी नहीं चलता तथा अवकाश ग्रहण करने के बाद कर्मचारियों को यह पैसा वापस प्राप्त हो जाता है। तो यह था सामान्य प्रोविडेंट फंड GPF। इसके बाद जो योजना है वह है राष्ट्रीय बचत योजना खाता, नेशनल सेविंग्स स्कीम अकाउंट 1987 NSS। इसे भारत सरकार ने पूंजी प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किया था। इस योजना में प्रतिवर्ष 11% ब्याज मिलती है। जमा गुना में होती है अथवा मात्रा 100 रुपए की होती है। निम्नतम सीमा 100 रुपए एवं अधिकतम सीमा 1 वर्ष में 40,000 होती है। अवधि पूर्ण होने पर पूरी रकम ब्याज सहित स्वयं व्यक्ति को या फिर उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाती है। इसमें लगाया धन पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके बाद की जो योजना है वह है राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSC। यहाँ प्रतिवर्ष 8% ब्याज मिलती है। यह 100 रुपए से प्रारंभ होती है तथा इन प्रमाण पत्रों को खरीदने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। इसमें आयकर से छूट मिलती है। इस बचत पत्र से नियमित आय होती है। तो यह था राष्ट्रीय बचत पत्र। इसके बाद डाकघर के द्वारा चलाई गई जो अगली योजना है वह है सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना। यह योजना 1904 में लागू हुई है। यह योजना कब लागू हुई है? 1904 में। यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। इस खाते में केवल एक बार ही धनराशि जमा की जाती है जो 1000 के गुणांक में 15 लाख से अधिक नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत जमा योजना में 9% प्रतिवर्ष ब्याज वार्षिक रूप से मिलती है। डाकघर द्वारा विभिन्न योजनाओं में एक परिवार को योजना के लाभ स्तर के आधार पर अथवा परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार विकल्प निश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए धन के सुगम भुगतान के लिए
व्यक्ति बचत खाता चुन सकता है, जबकि परिवार की नियमित बचत योजनाओं की आदत बनाने के लिए परिवार आवर्ती जमा योजना चुन सकता है। इस खाते में व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार नियमित रूप से धन का एक निश्चित योग जमा कर सकता है। यह आसान तथा नियमित रूप से किस्तों में किया जाता है। वे परिवार जो निवेश किए हुए धन से निश्चित आय चाहते हैं, डाकघर मासिक आय का विकल्प चुन सकते हैं। दूसरी ओर सरकारी सेवाओं में काम करने वाला व्यक्ति अपने नियमित वेतन को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में आयकर में छूट पाने के साथ साथ निवेश किए गए धन से अच्छी वापसी प्राप्त करने के लिए भी चुन सकता है। अतः बचत मानक जो परिवार के द्वारा चुने जाते हैं अन्य किसी दूसरे परिवार से भिन्न हो सकते हैं। हमारी जरूरतें दूसरे परिवार से अलग होती है। हर परिवार की अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं। हमें निवेश करने के लिए जो योजना होती है अपनी जरूरत के हिसाब से चुननी चाहिए। डाकघर कई योजनाएं चलाता है, अतः परिवार अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से एक चुन सकता है। तो यह था डाकघर के द्वारा चलाई गई योजनाएं। अब जो निवेश की विधियां हैं उसमें जो अगला है वह है बैंक। अभी तक हमने डाकघर के बारे में, डाकघर के द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बैंक। बैंक क्या है? बैंक वह संस्थान है जहां रुपयों का लेन देन होता है। कोई भी व्यक्ति अपने रुपए को बैंक में जमा कर सकता है और आवश्यकता होने पर निकाल भी सकता है। बैंक को इस धन पर कुछ राशि ब्याज के रूप में देता है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक योजनाएं भारत में तेजी से विकसित हुई है। मूल राशि में वृद्धि के अतिरिक्त बैंक जमाकर्ता को और भी कई सुविधाएं देता है। ये सुविधाएं हैं बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में ऋण देना, विनिमय तथा मुद्रा संप्रेषण। बैंक ग्राहकों के खाते को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित रखा जाता है। यह है बचत खाता, आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, रोकड़ प्रमाण पत्र, बैंकर्स चेक, सुरक्षित जमा खाता, लॉकर इत्यादि। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के किसी खाता धारक से पुष्टि करवानी होती है। इसके अतिरिक्त निवास प्रमाण पत्र और 2 फोटो देने होते हैं जब हम बैंक में अपना अकाउंट, अपना खाता खुलवाते हैं तब। बैंक हमें एटीएम की सुविधा भी प्रदान करता है तथा क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी देता है जिससे आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। बैंक कौन कौन सा काम करता है, बैंक के क्या क्या कार्य हैं, इसमें आप लिख सकते हैं खाता खोलना, जमा धनराशि की मांग होने पर चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से पैसा वापस देना, वापस करना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करना, विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना, कर्ज उपलब्ध कराना जैसे मकान, शिक्षा, व्यक्तिगत ऋण इत्यादि। बिना जोखिम के धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, ये सब जो है वो बैंक के कार्य हैं। अब आता है भारत में बैंक। भारत में जो बैंक है उसे हम 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वह है राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा है विदेशी बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीयकृत बैंक और चौथा अन्य। तो भारत में जो बैंक है उसे हमने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला होता है राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा होता है विदेशी बैंक, तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीयकृत बैंक और चौथा अदर, अन्य। भारत सरकार ने 20 प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। भारत में 56 जन क्षेत्रीय बैंक है। राष्ट्रीयकरण का कार्य
बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खुलवाने योग्य बनाना था तथा यह भी देखना था कि छोटे व्यवसाय, उद्योगों तथा कृषि के लिए ऋण सुविधाएं दी जाए। 5 बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो निजी प्रबंधन द्वारा चलाई जाती है, यद्यपि वे भी भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से ही चलती है। विदेशी बैंकें अपनी शीघ्र अथवा तुरंत सेवा के लिए जानी जाती है, किंतु उनकी सीमित शाखाएं होती है। कुछ भारतीय बैंकें अपनी निपुण सेवाओं के लिए अब विशेष मानकों में अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा जानी जाती है। अब आता है बैंक खाता से लाभ। बैंक खाता से हमें क्या लाभ होता है? बैंक में जमा रुपयों पर ब्याज मिलता है। फिर बैंक बचत करना सिखाता है। अपने पास रुपए रखने से कुछ न कुछ खर्चा हो जाने की संभावना होती है, और अगर हम उनसे बैंक में जमा कर दें तो इससे हमें लाभ प्राप्त होता है। बैंक द्वारा रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जा सकता है या मंगवाया जा सकता है। बैंक में रुपए रखने पर चोरी की संभावना बहुत ही कम होती है, नहीं होती है। बैंक में रुपए रखने पर लॉकर सुविधा भी आपको मिल सकती है। तो ये सब बैंक में खाता खोलने का लाभ होता है। फिर आता है चेक। चेक क्या है? बैंक से रुपए निकालने के लिए जमा और चालू खाते वाले जमाकर्ताओं को चेकबुक दी जाती है। चेक को भरकर आप जब किसी को देंगे, वह बैंक में उसे दिखाकर चेक पर लिखी धनराशि प्राप्त कर सकता है। बैंक लिखित धनराशि का भुगतान तभी करता है जबकि चेक पर किए गए हस्ताक्षर बैंक में पहले से प्रस्तुत किए गए नमूने के हस्ताक्षरों से मिलते हैं। उसके बाद ही वो आपको पैसा देगा। अब चेक के प्रकार। चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। वाहन चेक, आदेश चेक, रेखांकित चेक और खुला चेक। यह चेक का 4 प्रकार है। अब यह वाहन चेक क्या है? यह ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक किसी भी व्यक्ति को कर देता है जो बैंक में उस चेक को लेकर प्रस्तुत होता है। इसमें प्राप्तकर्ता के नाम की जगह वाहक शब्द लिखा होता है। इस चेक का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर यह खो जाए और किसी के हाथ लग जाए तो वह व्यक्ति भी धन निकाल सकता है। इसलिए यह चेक सबसे असुरक्षित चेक माना जाता है। कौन सा चेक? वाहक चेक। वाहक चेक जो है वह सबसे असुरक्षित चेक माना जाता है। इसके बाद आता है आदेश चेक। यह चेक में प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होता है अथवा आदेश पर ऑन ऑर्डर लिखा हुआ होता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उसका भुगतान करना चाहता है तो उसे चेक के पीछे के भाग पर उस व्यक्ति का नाम अंकित करना होता है और अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यह था आदेश चेक। फिर आता है रेखांकित चेक। इस चेक के मुख्य पृष्ठ पर 2 तिरछी रेखाएं खींची होती है। इन 2 रेखाओं के बीच कुछ लिखा हो सकता है या नहीं भी। इस चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर नहीं प्राप्त होता। उसको प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करना होता है और उसका भुगतान बैंक के माध्यम से ही संभव होता है। यह चेक सुरक्षित होता है। उसके बाद आता है खुला चेक। इस चेक पर रेखाएं नहीं खींची होती हैं, इसलिए इसे खुला चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान बैंक की खिड़की से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह था चेक के प्रकार। तो बैंक में खातों के जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार बचत खाता। यह क्या है? बचत खाता जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। अधिकांश बैंकों में यह खाता 1000 रुपए से शुरू किया जाता है और जमाकर्ता इसमें कभी भी पैसे जमा कर सकता है
या कभी भी पैसे निकाल सकता है। अभी अब खाता खुलता कैसे है, तो किसी बालिग व्यक्ति के नाम पर, संरक्षता में किसी नाबालिग के नाम पर, 2 या अधिक व्यक्तियों के नाम पर संयुक्त खाता खोला जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक नाबालिग बच्चे के नाम पर बचत खाते में धनराशि नगद, चेक या ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जा सकती है। इस खाते से सप्ताह में 2 बार धन निकाला जा सकता है। इसके बाद आता है चालू खाता। चालू खाता व्यापारी वर्ग के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इस खाते में से जितनी बार चाहे धन निकाला जा सकता है। इसी कारण इस खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। बैंक में यह खाता शुरू करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं तथा किसी भी समय खाते में इससे कम राशि नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा 5,000 रुपये इस खाते में रखने होते हैं। बैंक इस खाते पर अपनी सेवाओं के बदले में कुछ खर्चे व्यापारियों से वसूल करता है। यह था चालू खाता। इसके बाद खाता का जो तीसरा प्रकार है वह है निश्चित अवधि जमा खाता। निश्चित जमा खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। निश्चित अवधि कम से कम 3 माह की होनी चाहिए। बैंक से धन निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही निकाला जा सकता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर कुछ कटौती के साथ भी धनराशि निकाली जा सकती है। निश्चित अवधि बढ़ने के साथ साथ प्रतिशत ब्याज भी बढ़ाया जाता है। धनराशि जमा कराने पर जमाकर्ता को एक रसीद दी जाती है। जमा धनराशि पर जमाकर्ता ब्याज अपनी इच्छानुसार तिमाही, छमाही या वार्षिक या अवधि समाप्त होने पर धनराशि के साथ ले सकते हैं। निश्चित अवधि की समाप्ति पर यह रसीद बैंक को देकर जमा राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकती है। यह था निश्चित अवधि जमा खाता। इसके बाद आता है आवर्ती जमा खाता। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय तक निरंतर प्रतिमाह जमा कराने पर एक मोटी धनराशि रकम के रूप में प्राप्त की जा सकती है। यह खाता कोई भी व्यक्ति बैंक में अकेला या संयुक्त रूप से मिलकर खोल सकता है। जमा की अवधि तिमाही अंतराल जैसे 12, 15, 18, 21, 24 माह आदि के साथ न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 120 माह है। प्रत्येक किस्त का भुगतान महीने के अंतिम दिवस तक कर देना होता है, माह के अंत तक कर देना होता है। इस खाते में भी बैंक एक पासबुक देता है जिस पर प्रति माह का जमा धन बैंक द्वारा अंकित कर दिया जाता है। इस योजना की विशेषता यह है कि गृहिणी छोटी छोटी बचत हर महीने जमा करके एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकती है। किसके जरिए? आवर्ती जमा खाता के जरिए। अब जो बैंक का खाता का जो अगला प्रकार है वह है संचयी सावधि जमा खाता। संचयी सावधि जमा वह होती है जहां जमा की अवधि के केवल अंत में न कि मध्य में आप बकाया ब्याज प्राप्ति के लिए चुनते हैं। प्राप्त होने वाली ब्याज आपकी जमा राशि में जोड़कर प्राप्त होती है तथा बची हुई ब्याज किस्त की जमा राशि तथा प्राप्त ब्याज के योग पर गणना की जाती है। यह उन्नत रूप से अवधि के अंत तक की जाती है जब आपको अपनी जमा राशि संचित तथा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्राप्त होती है। तो यह था बैंक के खातों का। तो अभी हमने देखा कि बचत और निवेश के लिए हमारे पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें हमने अभी डाकघर, बैंक के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम और भविष्य निधि योजना, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।